आदित्य की आंखें अभी भी बंद थीं और उसे एहसास हो रहा था कि जैसे कोई उसके माथे पर हाथ फेर रहा है। उसके मन में वही बातें चल रही थी कि अनुराग और निखिल मनाली को कार में बैठाकर अपने साथ ले गए हैं और वो कुछ नहीं कर पाया। इसी बात को अपनी आंखों के सामने देखकर वो घबरा कर उठा और उसने अपने आसपास हड़बड़ाहट में देखा। तब उसने पाया कि वो अपने घर के अंदर सोफे पर लेटा हुआ है। बाहर बारिश बंद हो चुकी थी और खिड़की से धूप कमरे के अंदर आ रही थी। वो पीछे पलटा और उसे अपने पीछे मनाली दिखी। मनाली को देखकर उसे थोड़ा रिलीफ महसूस हुआ और उसने पूछा, मनाली, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? आदित्य को ऐसा देखकर मनाली ने स्माइल की और कहा, आदित्य, मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम लेट जाओ। मनाली की बात सुनकर आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और उसे दिखा कि उसकी आंखें लाल हो रही हैं। उसे ऐसे देखकर आदित्य ने कुछ कहने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उसे लगा कि जैसे इसकी वजह बस उसका रोना ही होगा। उसने कुछ और सोचते हुए पूछा, मनाली, मैं कितने घंटे से बेहोश था? आदित्य की बात सुनकर मनाली ने धीरे से कहा, पिछले 17 घंटों से। 17 घंटे? हाँ, तुम 17 घंटे से बेहोश थे। तुम बार बार सपने में कह रहे थे कि मनाली को जाने दो, उसे कुछ मत करो, और मैं बस यहीं पर बैठे बैठे तुम्हें दिलासा दे रही थी कि मैं यहीं हूं, पर शायद तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही थी। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मनाली ने पूछा। तब आदित्य ने नजरें घुमाकर दीवार पर लगी घड़ी को देखा तो उसमें दिन के 2 बज रहे थे। उसे समझ में आया कि वो कल रात को 8 बजे बेहोश हुआ था और वो अभी तक बस बेहोश ही था। लेकिन इसी बेहोशी का फायदा उसे इस तरह हुआ कि उसकी एनर्जी इतने लेवल तक बढ़ गई थी कि वो अब आराम से मन लगाकर साधना करके अपनी एनर्जी पूरी रिस्टोर कर सकता है। और जब उसने सोचने की कोशिश की तब उसके मन में एक ही ख्याल आया कि अनुराग और निखिल तो निकल गए थे, फिर शेल का क्या हुआ? तो उसने मनाली से यही सवाल पूछा, शेल, वो कहां गया? आदित्य का सवाल सुनकर मनाली को सोचने लगी और फिर उसने कहा, जब तुम बेहोश हो गए थे तो उसके बाद मैंने तुम्हें बहुत बार उठाने की कोशिश की, लेकिन तुम फिर भी नहीं उठ पा रहे थे। इसीलिए मैंने तुम्हें उठाकर धीरे धीरे करके सोफे पर लिटा दिया। पर मुझे डर लग रहा था कि कहीं शेल वापस आकर हमला तो नहीं करेगा। इसलिए मैं बाहर गई और मैंने उसे देखा। वो बहुत बुरी तरह से खून से सम गया था और मुझे उसका चेहरा देखकर बहुत डर लग रहा था। लेकिन मुझे पता था कि अगर कोई उसे वहां गिरा हुआ देखेगा तो सवाल पूछेगा और फिर कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैंने हिम्मत करके उसे भी उठाया और उसके हाथ पांव बांधकर उसे ऊपर कबर्ड के अंदर बंद कर दिया। आई होप कि मैंने कुछ गलत नहीं किया आदित्य, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए जो मुझसे बना मैंने वो कर दिया। मनाली का जवाब सुनकर आदित्य को थोड़ा सा प्राउड फील हुआ, क्योंकि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि मनाली उसके लिए कुछ ऐसा करने के लिए भी तैयार हो पाएगी। लेकिन अगर उसने ऐसा कर दिया है तो उसे अब शेल का ध्यान रखना पड़ेगा। उसने फिर मनाली से कहा, तुमने उसे कहां बंद किया? ऊपर, मेरे कमरे के बाहर वाले कबर्ड में। मुझे वहां ले चलो। इतना कहकर आदित्य ने खड़े होने की हिम्मत की और वो थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ खड़ा हो गया, लेकिन फिर भी वो चल नहीं पा रहा था कि तभी मनाली आई और उसने आदित्य को सहारा दिया। धीरे धीरे करके वो दोनों स्टेयर्स पर चढ़े और फिर कबर्ड के सामने पहुंचकर मनाली ने आदित्य को दीवार से टिका दिया। तब आदित्य ने अपने आप को कबर्ड में लगे कांच पर देखा। उसका पूरा मुंह सूजा हुआ था और जगह जगह बस ऐसा लग रहा था कि वहां से खून निकलने वाला हो, लेकिन वो जगह बस फूली हुई दिख रही थी क्योंकि मनाली ने वहां से निकला सारा खून साफ कर दिया था। आदित्य ने एक बार अपना हाथ अपने चेहरे पर लगाया और जैसे ही उसका एक हाथ सूजन को छुआ उसे दर्द हुआ, इसलिए उसने आगे कुछ न करने का फैसला लिया और वो बस ऐसे ही खड़ा रहा। इतनी देर में मनाली ने उस कबर्ड को खोल दिया। आदित्य ने देखा कि शेल वहां पर किसी किडनैप्ड आदमी की तरह रस्सी से बंधा हुआ बैठा है। उसके मुंह पर पट्टी बंधी थी, उसके हाथ भी बंधे हुए थे और पांव भी, और वो रस्सियां इतनी ताकत से बंधी थी कि आदित्य को उसके हाथ और पांव हल्के नीले दिख रहे थे। उसने झुककर शेल को चेक करने की कोशिश की। उसकी पीठ में बहुत दर्द हुआ, फिर भी वो झुका और उसने पहले शेल की सांसें चेक की। वो चल रही थी। इससे आदित्य को विश्वास हो गया कि शेल अभी जिंदा है। आदित्य ने देखा कि शेल भी कल रात की फाइट के बाद
बहुत ज्यादा ड्रेन और इंजर्ड हो चुका है, क्योंकि उसका चेहरा आदित्य से ज्यादा सूजा हुआ था। आदित्य ने फिर मनाली से कहा, हम इसे यहां ज्यादा देर तक बंद नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे ही इसे होश आएगा यह फिर से हम पर हमला कर सकता है। तो फिर हम इसका क्या करेंगे? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। आदित्य, पर तुम कैसे? तुम जितनी कम बात जानो उतना ही अच्छा है मनाली, क्योंकि मैं तुम्हें और खतरे में नहीं डाल सकता। इतना कहकर आदित्य खड़ा हुआ और उसने फिर कबर्ड बंद कर दिया। मनाली को आदित्य बहुत दर्द में दिख रहा था, इसलिए वो उसे नीचे ले जाने की जगह अपने कमरे में ले गई और अपने बेड पर लेटा दिया और कहा, तुम आराम करो, अभी तुम्हारी चोट ठीक नहीं हुई है। हमें शेल के साथ क्या करना है वो हम बाद में भी सोच सकते हैं। तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, मनाली ने कहा और फिर वो नीचे जाने लगी। आदित्य कमरे में बैठा हुआ सोचने लगा कि टाइम कितनी जल्दी बदल जाता है। कल रात को ही वो इस कमरे में मनाली से बाहर पड़े हुए उस पेड़ के लिए लड़ रहा था और वो उससे बात तक नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मनाली उसकी इतनी केयर कर रही है कि वो पिछले 17 घंटों से सोई भी नहीं है। इस बात को सोचकर आदित्य को थोड़ा गिल्ट हुआ, पर उसे पता था कि कल का खतरा टलना बहुत बड़ी बात है और उसे सबसे पहले अपनी एनर्जी वापस रिस्टोर करनी पड़ेगी, ताकि वो दूसरी चीजें भी कर सके, और ये करने के लिए उसे साधना करनी पड़ेगी। 2 मिनट बाद मनाली कमरे में एक पानी के ग्लास के साथ आई और उसने आदित्य को पानी पिलाया। आदित्य ने पानी पिया और फिर मनाली की तरफ देखकर कहा, दिन के 2 बज गए हैं, तुम जाकर थोड़ी देर सो जाओ। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। मनाली, मुझे तुम्हारी आंखों से दिख रहा है कि तुम्हें कितनी नींद आ रही है। मेरी चिंता मत करो, मैं अब ठीक हूं। अगर कुछ भी होगा तो तुम्हें आवाज लगा दूंगा। तुम मेरी बात मानो और थोड़ी देर सो जाओ। पर आदित्य, मैं कैसे? मनाली, हम दोनों के अंदर ही इतनी एनर्जी नहीं है कि हम दोनों बहस कर सकें, इसलिए मैं जितना कहता हूं उतना करो और जाकर सो जाओ। मुझे कुछ भी लगेगा तो मैं तुम्हें आवाज लगा दूंगा। पक्का? बिल्कुल पक्का, आदित्य ने एक स्माइल के साथ कहा और मनाली ने भी उसी तरीके से स्माइल पास कर दी। फिर वो उस ग्लास को लेकर नीचे जाने लगी और आदित्य उसे जाता हुआ देख रहा था। उसे मनाली के चलने के अंदाज से ही समझ में आ रहा था कि वो थक चुकी है और उसे बस थोड़ी नींद की जरूरत है। जब आदित्य श्योर हो गया कि वो नीचे चली गई है, तब वो धीरे से उठा और जमीन पर बैठकर साधना वाले पोस्चर में आ गया। उसने ध्यान लगाना शुरू कर दिया और उसे फील हुआ कि उसकी एनर्जी बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रही है, पर उसका शरीर भी दर्द कर रहा है। फिर भी वो वैसे ही बैठा रहा। ध्यान लगाते लगाते उसे कल रात की सारी बातें याद आ रही थी। वो बस यही सोच रहा था कि अनुराग और निखिल ने भले ही उस पर फिर से हमला किया, लेकिन वो बहुत मुश्किल से बच पाया है और उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसकी एनर्जी कभी भी खत्म नहीं हो। 10,000 साल के सफर में इतनी सारी पावर सीखने के बाद भी ऐसा 2 दिन में 2 बार हो गया था कि वो बीच फाइट में ही बेहोश हो गया, और आगे ऐसा होना उसे बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। जब वो कल रात की बातें सोच रहा था तो उसके मन में वो वाला पॉइंट आया जब अनुराग उसकी छाती पर चढ़कर उसे मार रहा था। तब उसने उस तीसरे आदमी की आवाज सुनी थी जो कह रहा था कि अब उन्हें जाना चाहिए। जब वो लॉन में छुपकर भी कार के अंदर की आवाज सुन रहा था, तब भी वो आदमी कह रहा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आदित्य क्या कर सकता है। अच्छा। लेकिन उसे बस सारी चीजें अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही चाहिए थी। पर उनका प्लान क्या था? क्या वो बस मनाली को लेने आए थे या फिर आदित्य की पावर्स देखने? इस बात को सोचकर भी आदित्य को समझ नहीं आया कि वो तीसरा आदमी कौन है और वो असल में उससे चाहता क्या है। जब आदित्य की आंख आखिर में खुली तब उसने देखा कि कमरे में बहुत अंधेरा हो चुका है। उसने बाहर खिड़की की ओर देखा तो समझ आया कि सूरज ढल चुका है और शाम हो चुकी है। उसने खड़े होकर कमरे की लाइट चालू की और जब उसने घड़ी की ओर देखा तो शाम के 7 बज चुके थे। लाइक एंड सब्सक्राइब। इसका मतलब यही था कि वो पिछले 5 घंटे से साधना कर रहा था। उसे अपनी एनर्जी फुलफिल्ड महसूस हो रही थी और शरीर में कहीं पर भी दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। उसने एक स्माइल की और इसके साथ ही वो कमरे से बाहर निकल गया। वो पहले उस कबर्ड पर गया जहां पर शेल बंद था और उसने वहां जाकर कांच में अपना चेहरा देखा। उसके चेहरे की सूजन उतर चुकी थी और वो बहुत ही नॉर्मल दिख रहा था। फिर उसने कबर्ड खोला और चेक किया कि शेल होश में आया है कि नहीं, लेकिन वो अभी भी होश में नहीं आया था और अभी भी उसी तरह बैठा हुआ था।
आदित्य ने डिसाइड किया कि अब उसे वजीर की मदद से ही यहाँ से शल को निकालना होगा, और वो भी जितनी जल्दी हो सके। इसी बात को सोचकर वो नीचे उतरकर हॉल में कॉल करने के लिए आया, जहां पर उसे मृणाली दिखी जो सोफे पर सो रही थी। वो जाकर उसके पास खड़ा हुआ और फिर अपने घुटने पर बैठकर उसके चेहरे को देखने लगा। मृणाली ऐसे सो रही थी जैसे कोई बच्चा बिना फिक्र के सोता है, और उसे इस चीज को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। अगले ही पल उसके मन में ख्याल आया कि वो 2 दिन से मृणाली को इस बात का ब्लेम दे रहा था कि उसने उससे डाइवोर्स ले लिया, लेकिन अनुराग वाली असल बात तो उसे कल रात को पता चली। उसे बस मृणाली से यही सवाल था कि उसने आदित्य को यह बात क्यों नहीं बताई, और क्या इसका मतलब आदित्य से अलग होने का फैसला मृणाली का खुद का फैसला था? क्या वो बस शारदा के कहने का इंतजार कर रही थी? Please like and subscribe my channel. Thank you. I will come with the next episode.